नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज देश की लोकशाही में आज़ादी के बाद जिस राज्यों में जो लोग सत्ता में आते हैं और जिसका जन्म आज़ादी के बाद हुई, उन लोगों को युवा दल और आज की टेक्नोलॉजी में जो लोग कहते हैं कि भारत में इन लोगों ने कुछ नहीं किया, आपकी सोच गलत है। इन लोगों ने जो किया वो आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक अटक है फडणवीस। तो आपने कभी सोचा है कि लगभग 250 साल पहले भी एक फडणवीस था जिसका दिमाग अंग्रेजों की चालों पर भारी पड़ता था। इतिहास के पन्नों में दर्ज वह नाम है नाना फडणवीस। उन्हें मराठा साम्राज्य का चाणक्य और यूरोपीय द्वारा मराठा मैकियावेली कहा गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या था इस व्यक्ति में जिसकी मृत्यु के बाद ही अंग्रेजों का रास्ता साफ हो सका? कौन सा इंसान, कौन सा चाणक्य, जो आज हम जिसको चाणक्य कहते हैं वो क्या उसके लायक हैं? इस शब्द का अपमान करते हो। चाणक्य वो होता है कि देश में, देश हित में आप राजकारण सेवा के लिए है, आप राजकारण का दुरुपयोग सिर्फ सत्ता और धन प्राप्ति में कर रहे हो, गलत है। एक दूरदर्शी जिसने अंग्रेजों की असली मंशा पहचान ली। 18वीं सदी का भारत राजनीतिक उथल पुथल से भरा था और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद मराठा साम्राज्य कमज़ोर पड़ा था। अंदरूनी कलह, सत्ता संघर्ष और बाहरी खतरे सब एक साथ मौजूद थे। ऐसे समय में नाना फडणवीस ने केवल प्रशासनिक कुशलता ही नहीं दिखाई, बल्कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की फूट डालो और राज करो नीति को बहुत पहले पहचान लिया। आज भी वही हो रहा है। देश में धार्मिक ध्रुवीकरण से जो चीज़ युवाओं को जरूरी है, स्वास्थ्य और शिक्षा की, उनसे विमुक्त किया जा रहा है। सिर्फ सत्ता की राजनीति। उसने त्रिपक्षीय गठबंधन एक अधूरा लेकिन ऐतिहासिक प्रयास किया। नाना फडणवीस ने हैदराबाद, मैसूर और मराठा संघ के एक साथ लाने की कोशिश की। यह उस समय का एक साहसिक राजनीतिक प्रयोग था। 1780 के आसपास उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ हाथ मिलाया। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार हुआ, लेकिन इतिहास हमेशा रणनीति से नहीं, परिस्थितियों से भी चलता है। आंतरिक मतभेद, स्वार्थ और अंग्रेजों की संगठित सैन्य शक्ति ने इस गठबंधन को कमजोर कर दिया। फिर भी यह प्रयास इस बात का प्रमाण है कि नाना केवल एक मंत्री नहीं बल्कि दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ थे। 12 भाई परिषद और 40 दिन के पेशवा की रक्षा। 1773 में पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद सत्ता का संकट गहरा हुआ गया और उस समय एक नवजात पेशवा माधव राव द्वितीय की रक्षा का दायित्व नाना ने उठाया। उन्होंने 12 भाई परिषद बनाई जिसमें 12 प्रभावशाली सरदार शामिल थे। यह केवल सत्ता बचाने की चाल नहीं थी, बल्कि मराठा एकता को बनाए रखने की कोशिश थी। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं सैनिक नहीं था लेकिन 2 दशकों तक पूरे मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाले रहा। क्या यह केवल राजनीतिक कौशल था या एक असाधारण नेतृत्व क्षमता थी? जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह न तो राजनीतिक व्यक्ति थे, फिर भी वो नरसिंह राव सरकार में एक रिजर्व बैंक के गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर बन के देश को बचाया और बाद में 10 साल वो भारत की राजनीति में वड़ा प्रधान बन के, जिसने कभी ऐसे भाषणों, राजनीतिक भाषण नहीं दिया, कभी चुनावी प्रचार नहीं किया और आज प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन गए हैं। इस देश में उनका काम सिर्फ प्रचार करना, गालियाँ देना, बदनाम करना, इन ऐतिहासिक
शहीद हुए राजनेताओं को बदनाम करना, यही उसका काम रह गया है। आप सोचिए, आप वक्त आपको ये बताएगा। मैं मुझे किसी व्यक्ति और पक्ष के बारे में कोई कोई ये नहीं है, लेकिन आज जो हो रहा है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आपको अवगत कराने का, पैगाम देने का मेरी कोशिश है। इसलिए आपको देश बचाना है, आज़ादी बचानी है, गरीबों को बचाना है। बाकी आपका देश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिक जाएगा, ये कहने का मेरा वो नवकोट नाना, धन, शक्ति और विवाद। नाना फडणवीस को नवकोट नाना भी कहा गया क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने अपार संपत्ति अर्जित की। वर्षों बाद इंग्लैंड में मिले दस्तावेजों में उनकी संपत्ति का उल्लेख 5 करोड़ 19 लाख से अधिक बताया गया, जो आज के समय में हजारों करोड़ के बराबर हो सकता है। लेकिन क्या यह केवल लालच था या उस दौर की राजनीति में शक्ति बनाए रखने का एक साधन? इतिहासकार आज भी इस प्रश्न पर बहस करते हैं। मिनावली का वाड़ा जहाँ इतिहास सांस लेता है, सतारे के पास मिनावली में बना नाना का वाड़ा आज भी खड़ा है। कृष्णा नदी के किनारे बना यह महल, घाट और मंदिरों का समूह पेशवा काल की वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है। संकरी, सीढ़ियाँ, गुप्त मार्ग और दरबार हॉल, सब कुछ मानो उस युग की कहानी सुनाते हैं। यही वह स्थान है जहाँ से मराठा साम्राज्य की कई महत्वपूर्ण नीतियाँ तय हुई। बाद में कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी यही हुई। लेकिन क्या हम उस वाड़े की दीवारों में छिपी राजनीतिक चालों और रणनीतियों की गुंज को सुन पाते हैं? उसका मृत्यु और पतन की शुरुआत कैसे हुई? कि 13 मार्च 1800 को नाना फडणवीस का निधन हुआ और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के साथ ही मराठा शासन की समझदारी और संतुलन भी समाप्त हो गया। और ब्रिटिश रेजिमेंट जनरल पामर ने तब कहा कि नाना की मृत्यु के बाद मराठा सरकार की बुद्धिमत्ता चली गई और सचमुच कुछ ही वर्षों में अंग्रेजों ने मराठा संघ को तोड़ दिया। क्या यह महज संयोग था या नाना ही वह अंतिम दीवार थे जो अंग्रेजी विस्तार को रोक रही थी? और 12 फरवरी एक विरासत को याद करने का दिन है। 12 फरवरी 1742 को जन्मी बालाजी जनार्दन भानु, जिन्हें दुनिया नाना फडणवीस के नाम से जानती है, अपने जीवन से यह साबित किया कि युद्ध केवल तलवार से नहीं, बुद्धि से भी जीते जाते हैं। आज जब हम आधुनिक राजनीति में रणनीति और प्रबंधन की बात करते हैं, तो क्या हमें उस ऐतिहासिक फडणवीस को याद नहीं करना चाहिए, जिसने 250 साल पहले मराठा साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रखा? और उनकी कहानी केवल अतीत नहीं बल्कि एक सवाल है कि क्या दूरदर्शिता और एकता के बिना भी सत्ता लंबे समय तक टिक सकती है? हम ये कहानी एक पैगाम देती है। कुटुंब हो, समाज हो, संस्था हो, देश हो और दुनिया हो, अगर सच्ची ईमानदारी, देशभक्ति और संगठन शक्ति हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, आपको जीत नहीं सकती है। और आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पैगाम जरूर भेज सकते हैं कि देश प्रेम, देशभक्ति, ईमानदारी, उनसे ऊपर कोई भगवान हो ही नहीं सकता है। आप अपने माँ बाप को गाली कभी भी नहीं दे सकते हैं। जिन परिस्थितियों में, जिन लोगों ने जो भी देश के लिए किया, उसको आप गलत साबित करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि उन्होंने गलत किया। आप गुनहगार हैं, भगवान के गुनहगार हैं, देश के गुनहगार हैं, इन शहीदों के गुनहगार हैं, जिसने देश के लिए तन मन धन से अपने आप को समर्पित किया था। आप भगत सिंह को गाली नहीं दे सकते हैं, आप नेहरू, सरदार, गांधी को गाली नहीं दे सकते हैं, और वो शहीदों को आप कभी गलत साबित नहीं कर सकते हैं। उनको गलत दिखाकर आप सत्ता में रहने की कोशिश करेंगे तो एक दिन सब कुछ मिट जाएगा। यही आज का पैगाम।